नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के हित में जरूर होगी और इसी के साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून और भू कानून पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर भी एक बयान दिया है। कहा गया है कि कांवड़ यात्रा से जुड़े प्रश्न पर यह कहा कि लोगों की जान माल की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बारे में उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी और मुख्यमंत्री प्रदेश पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जिस दौरान उनका बयान सामने आया है। बताते चले कि मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर काम कर रही है, क्या उत्तराखंड सरकार भी ऐसा कानून बनाएगी। तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के जनमानस के हित में जो जरूरी होगा सरकार उस पर जरूर अमल करेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भू कानून के मुद्दे पर भी यही जवाब दिया कि बता दें कि भू कानून के मुद्दे पर इन दिनों उत्तराखंड की सियासत काफी गर्म है। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी भू खनन के संशोधन के पक्ष में वकालत कर चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण में लाने के लिए एक नया कानून यहां बनाने की तैयारी चल रही है, उसी को लेकर जो है देहरादून में भी एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जो भी कानून जनता के हित में होगा उसको सरकार जरूर अपनाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि भू कानून के मुद्दे पर भी उन्होंने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड की सियासत फिलहाल गर्म है और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी भू कानून के संशोधन में वकालत कर चुके हैं और इसी के साथ ही भू कानून को लेकर भी फिलहाल चर्चा चल रही है और इस पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकेगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां देहरादून में जुलाई और अगस्त में होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। उत्तराखंड की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस यात्रा पर रोक लगाने की मांग की है। बताते चलें कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के चलते आईएमए ने इसे रद्द करने की आवाज उठाई है। इसे लेकर आईएमए के राज्य सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने सीएम को पत्र लिखा है और इसी बीच सीएमए ने अपने पत्र में लिखा है कि तीसरी लहर देश में दस्तक देने वाली है। ऐसे में कोरोना की पहली लहर के बाद कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते कोरोना की दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। और अब आपको बता दें कि लगभग एक पखवाड़े तक चलने वाली कांवड़ यात्रा सावन महीने की शुरुआत से लेकर तकरीबन 15 दिन तक चलती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लाखों कांवड़िए गंगा का पवित्र जल लेने के लिए हरिद्वार में जमा होते हैं। लेकिन कोरोना के आगामी खतरे को देखते हुए इस बार इस यात्रा को रद्द करने की मांग जोरों से उठ रही है। और ऋषिकेश के सराफा व्यापारी की पत्नी को सम्मोहित करने के मामले में लाखों की ठगी करने वाला एक तांत्रिक बाबा योगी प्रियव्रत अनिमेश उर्फ महेंद्र रोड उर्फ रेविन खलीफा निवासी आजाद नगर थाना मॉडल टाउन पानीपत हरियाणा कोतवाली पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। इसके बाद ही इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में भी अब हलचल शुरू हो गई है। बताते चले कि कोतवाली पुलिस आरोपी बाबा की कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में पत्र दाखिल करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीते 10 जुलाई को तांत्रिक बाबा ने राजनेताओं के हाथों अपनी पुस्तिका का भी विमोचन करवाया था। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष भी तांत्रिक बाबा से आशीर्वाद दे चुके हैं। ऋषिकेश के सराफा व्यापारी का कहना है कि दिसंबर 2019 से लेकर अब तक तांत्रिक बाबा उनकी पत्नी को सम्मोहित कर 9 लाख के सोने चांदी के आभूषण हड़प चुका है। सराफा व्यापारी का यह भी कहना है कि उनकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। उपचार के बहाने से बाबा उनकी मुलाकात हुई और इस दौरान पकड़े गए बाबा ने यह भी खुलासा किया है कि महाकुंभ के समापन पर स्वयं को उन्होंने एक अखाड़ा संत का शिष्य बताकर नेचर बीला में लोक कल्याण अनुष्ठान आयोजन कर महाकुंभ के विधिवत समापन की भी घोषणा की थी। इस दौरान तब अनुष्ठान के दौरान
अंडमान निकोबार के एक सांसद, सिक्किम की एक महिला आईपीएस, सराफा व्यापारी और उनकी पत्नी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। बताया यह जा रहा है कि बाबा के संबंध हरियाणा से जुड़े हैं और अब हकीकत तो ये सामने आई है कि ऋषिकेश में सराफा व्यापारी की सूझबूझ से तांत्रिक बाबा का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। और उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश भर में सुबह से ही हो रही है जमकर बारिश और लोगों को गर्मी से निजात मिलती देखी गई। हल्द्वानी में भारी बारिश के कारण कई जगह जल भराव भी हो गया, तो वहीं सुबह बारिश के चलते उत्तरकाशी जिले के लोहारी नागपाला में भूस्खलन हो गया है। बता दें, मलबा आने के कारण गंगोत्री हाईवे को बंद कर दिया गया, तो उधर टनकपुर, पिथौरागढ़ और राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन के कारण संवाला के पास बंद कर दिया गया है। इसी बीच एनएचए पर धौन के पास मलबे में कार भी फंस गई। और बता दें कि मौसम विभाग ने आज ही नैनीताल, पौड़ी और पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय इलाकों में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की संभावना के साथ ही कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई। और एम्स ऋषिकेश में 83 दिन बाद ओपीडी सेवाएं एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। ओपीडी सेवाएं बहाल होने से एम्स में इलाज के लिए इंतजार कर रहे उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के मरीजों की बड़ी कतार लगनी शुरू होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। बता दें कि मरीजों को भी अब बड़ी राहत मिली है। और इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 2500 मरीजों का पंजीकरण कर लिया गया है। कोरोना के साथ ही एम्स के विशेषज्ञ ब्लैक फंगस और एस्पेरोलोजोसिस जैसी जानलेवा फंगस की दोहरी चुनौती का सामना कर रहे थे। हालांकि मरीजों की सुविधा के लिए एम्स प्रशासन ने वर्चुअल ओपीडी और टेली नर्सिंग जैसी सेवाओं को शुरू कर दिया था, जिसमें मरीजों को घर बैठे ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विशेषज्ञ परामर्श मुहैया कराया जा रहा था। लेकिन अब कोरोना संक्रमण कम होने के साथ साथ एम्स प्रशासन ने ओपीडी सेवाओं को बहाल कर दिया है। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और डर्मेटोलॉजी, ईएनटी, यूरोलॉजी, पीएमआर और मनोचिकित्सा समेत कई विभागों के चिकित्सक ओपीडी में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और उत्तराखंड में भाजपा युवा नेतृत्व और 60+ के नारे के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में जाएगी। पार्टी के एक तरह के संकेत दे दिया है कि उसका चुनावी चेहरा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कहते हैं कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही होगा। ऐसे में पार्टी ने 60 सीटों का लक्ष्य तय किया है, जिसमें 2017 में पार्टी ने 57 सीटें जीती थी। और रविवार को नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस पर सहमति बनाई गई थी। बताते चलें कि प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में सोमवार को इसका ऐलान हो गया। इससे पहले भाजपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव में खंखुड़ी है जरूरी का नारा देकर अपनी अनुभवी और बुजुर्ग राजनेता का चुनावी चेहरा बनाया था। लेकिन 2022 चुनाव के लिए पार्टी ने 45 साल के युवा चेहरे को 60 विधानसभा सीटें जीतने का भारी भरकम लक्ष्य सौंपा है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ और बुजुर्ग सियासी महारथियों की लंबी कतार है, लेकिन वो वोटरों को लुभाने वाले युवा मुख्यमंत्री के राजनीतिक कौशल पर निर्भरता बढ़ाना चाहती है। इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी की जांच अब अंतिम दौर में चल रही है। अब तक करीब 120 शिक्षण संस्थानों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, तो वहीं दस्तावेजों को सत्यापित करने वाली 25 अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न कोर्ट में चार्जशीट जल्द ही दाखिल की जा सकेगी। एसआईटी ने पूरे प्रकरण में 83 मुकदमे दर्ज किए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि साल 2018 से मामले की जांच करते हुए एसआईटी ने 51 मुकदमे हरिद्वार और 32 मुकदमे देहरादून में दर्ज किए थे।
इनमें से अब तक सरकारी अधिकारियों समेत कुल 53 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी के मुताबिक इनमें से 135 शिक्षण संस्थान और उनके मालिक आरोपी हैं। कुल 83 मुकदमों में से 77 में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और इनमें करीब 120 शिक्षण संस्थान और उनके मालिक शामिल हैं। बता दें कि साल 2018 से मामले की जांच करते हुए एसआईटी ने 51 मुकदमे हरिद्वार और 32 मुकदमे देहरादून में दर्ज किए थे। इनमें अब तक सरकारी अधिकारियों समेत कुल 53 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं एसआईटी के मुताबिक इनमें से 135 शिक्षण संस्थान और उनके मालिक आरोपी हैं। और उत्तराखंड परिवहन निगम में कर्मचारियों की हड़ताल निकट आने के साथ ही अब रोडवेज बस संचालन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। निगम कर्मचारी संगठन हड़ताल की जिद पर अड़े हैं। तो वहीं अब आज मंगलवार को परिवहन निगम ने मुख्यालय में सभी संगठन प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया है। 4 यूनियनों ने विरोध में उत्तराखंड परिवहन निगम संयुक्त मोर्चा का गठन कर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। साथ ही उन्होंने 15 जुलाई की मध्य रात्रि से ही 16 जुलाई तक 24 घंटे के कार्य बहिष्कार और इसके बाद 16 जुलाई को बैठक कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। तो वहीं रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 14 जुलाई को मध्य रात्रि से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बस संचालन से राहत की उम्मीद कर परिवहन निगम इससे दबाव में नजर आ रहा है। निगम ने सभी कर्मचारी संगठनों को मंगलवार को वार्ता के लिए बुलावा भेजा। हालांकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बोर्ड में लिया गया फैसला सरासर कर्मचारी विरोधी है। उनका यह भी कहना है कि जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आपको बता दें कि परिवहन की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो है ऐलान कर दिया गया है और इसी के साथ ही एक अहम वार्ता के लिए सभी कर्मचारियों को संघ के बुलाया गया है और इसी के साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जो भी मांग रखी जा रही है परिवहन संघ की तरफ से उसे पूरा किया जाएगा। वहीं आपको बता दें बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को देखते हुए किराए में इजाफे को लेकर यहाँ पर यह विरोध किया जा रहा है और इसके साथ ही वेतन को लेकर भी समस्याएं सामने आई हैं, जिसको लेकर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात की जा रही है। जिसको देखते हुए यह भी कहा जा रहा है कि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बोर्ड में ये फैसला लिया गया है जो कि फैसला सरासर कर्मचारी विरोधी है, जिसका जवाब दिया जाना चाहिए। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा वो हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। तो वहीं इस बीच निगम कर्मचारी संगठन हड़ताल की जिद पर अड़े हैं, लेकिन संघ के सभी सदस्यों को वार्ता के लिए बुलावा भेजा गया है, जहां परिवहन निगम के कर्मचारी इस हड़ताल को करने की शुरुआत कर चुके हैं। तो वहीं इस बीच हड़ताल रोकने के लिए अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसी बीच रोडवेज बस संचालक जो कर्मचारी हैं उन सभी की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन उससे पहले बातचीत कर समझा बुझा कर इस हड़ताल को रोकने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जिसे देखते हुए एक अहम बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया है। हालांकि जो संघ के सदस्य हैं उनका ये कहना है कि जो भी फैसला लिया गया है वो कर्मचारी विरोधी है और इसीलिए उनका ये कहना है कि जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाता तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे।